हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टार्ट स्मार्ट लर्निंग वेयर सक्सेस बिगिंस। मैं हूं चंद्रानी दे आपके साथ। आज हम डिस्कस करेंगे 27 जून 2020 के करंट अफेयर्स, जिसमें हमारे मेन सोर्सेज हैं PIB, AIR, द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के हमारे हेडलाइंस जो हम कवर करेंगे, पहला, प्रेसिडेंट कोविंद promulgate Banking Regulation Amendment Ordinance 2020. Center approve action plan of Rajasthan for implementation of Jal Jeevan Mission. 15th Finance Commission hold virtual meeting, discussed issue confronting the commission now. Chhattisgarh government to launch Adarsh Police Station scheme from July 1st. India call for reformed multilateralism to restore faith in meaningful, equal partnership. 3 nations have been embroiled in a decade-long dispute over operation of dam and sharing of water. 27 June, Micro, Small and Medium Enterprise Day. Sankalp Parv on call of Prime Minister by Ministry of Culture from 28 June to 12 June 2020. 3.5 million houses handed over to the beneficiaries under PMAYU. Highlights from 5 years of PMAYU, SCM and Amurt AMRUT. Indigenously developed torpedo decoy system inducted by Indian Navy. Winnie Mahajan become the first woman Chief Secretary of Punjab. तो ये मेन हेडलाइंस है जो कि 27 जून 2020 के है, जिसे हम इस सेशन में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज से। प्रेसिडेंट कोविंद promulgate Banking Regulation Amendment Ordinance 2020. That means राष्ट्रपति कोविंद ने बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को लागू किया। अब इसमें उन्होंने क्या चेंजेस किए, ध्यान ये रखना है कि उन्होंने बेसिकली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को संशोधित किया है। इसमें क्या संशोधन किया है उन्होंने, इसमें ये संशोधन किया है कि सरकारी बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों और कोऑपरेटिव सोसाइटी पे भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को एप्लीकेबल किया जा सकता है, जिससे क्या होगा, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट की सिक्योरिटी होगी। कोऑपरेटिव बैंक एंड सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। RBI के पास जो पावर्स है कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, वो पावर्स को और ज़्यादा इम्प्रूव और पावरफुल बनाने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली ये यहाँ पर अमेंड किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। ये अमेंडमेंट कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अमेंडमेंट बेसिकली ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक्स जो लॉन्ग टर्म लेंडिंग करेगी एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए या एग्रीकल्चर सेक्टर में, उन पर ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 45 में चेंजेस और अमेंड किया गया है, जो बेसिकली डिफाइंड है आपके रिकंस्ट्रक्शन एंड एमालगमेशन ऑफ द बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इस न्यूज़ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ प्रोमोगेट बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 इन अ persuasion of the commitment to ensure safety of depositor across bank, जो हमने अभी डिस्कस किया कि safety of depositors across the bank. The ordinance amend the Banking Regulation Act 1949 as applicable to cooperative banks. It seeks to protect the interest of depositor and strengthen the cooperative bank by improving governance and oversight by expanding power already available with RBI in respect to other bank to the cooperative bank. That means यहाँ पर डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाएगा, कोऑपरेटिव लॉ के गवर्नेंस सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और RBI के पावर को विथ रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव बैंक और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा।
ठीक है। द अमेंडमेंट डू नॉट अफेक्ट एग्जिस्टिंग पावर ऑफ द स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द कोऑपरेटिव ऑपरेटिव लॉ। तो यहाँ पर प्रीवियस पावर जो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार सोसाइटी को गिवन है उस पर कोई भी संशोधन, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। सिर्फ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एप्लीकेबल हो जाएगा अब कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सोसाइटीज में। The amendment do not applicable to primary agriculture credit society and cooperative society whose primary object and principal business is long term finance for agriculture development. So agriculture में associated long term funding और lending के लिए जो societies और agriculture credit societies है उन पर ये amendment applicable नहीं है। The ordinance also amend section 45 of Banking Regulation Act to enable making of a scheme reconstruction and amalgamation of banking company for protecting the interest of public depositor, the banking system, and for securing its proper management even without making an order of moratorium so as to avoid disturbance of the financial system. तो ये मेन उन्होंने amend किया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। नेक्स्ट, Center approves action plan of Rajasthan for implementation of जल जीवन मिशन। केंद्र सरकार ने अप्रूवल दे दी है राजस्थान की जल जीवन मिशन के लिए। बेसिकली हम सभी जानते हैं राजस्थान में पानी का बहुत क्राइसिस है। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने एक एक्शन प्लान डिज़ाइन किया है जल जीवन मिशन, जिसके थ्रू राजस्थान में पानी की कमी को पूरा करने की कोशिश सरकार द्वारा की जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत कहा गया है 55 लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर पर पर्सन पर डे प्रोवाइड कराया जाएगा राजस्थान के पीपल को बाय 2024 तक 55 लीटर पोर्टेबल वाटर पर पर्सन पर डे प्रोवाइड कराने की ये योजना है, जिसमें गवर्नमेंट ने 2522 करोड़ रुपए 2020-21 के एग्जीक्यूशन के लिए दिया है। इसमें यह भी कहा गया है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड को टैप कनेक्शन दिया जाएगा, जिसमें से 12 लाख को ऑलरेडी 2020-21 में टैप कनेक्शन दे दिया जाएगा। बाकी 20,000 लोगों को और टैप कनेक्शन देने की तैयारी सरकार की चल रही है। राजस्थान की प्लान की बात करें कि राजस्थान ने इस मिशन के लिए क्या प्लान किया है, इसकी अगर हम बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट का कहना है 57 लाख ऐसे लोग हैं जो 58 विलेजेस में रहते हैं जो इफ़ेक्टेड है फ्लोराइड, सैलिनिटी, नाइट्रोजन, आयरन से, जिसमें से 3700 फ्लोराइड से अफेक्टेड विलेजर्स हैं जिनको दिसंबर 2020 तक गवर्नमेंट पोर्टेबल वाटर सप्लाई का टारगेट रखकर चल रही है। तो 2024 तक सबको पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड किया जाएगा राजस्थान के विलेजेस में, जबकि फ्लोराइड अफेक्टेड 37 विलेजेस को दिसंबर 2020 तक पोर्टेबल वाटर सप्लाई का टारगेट इन्होंने लिया है। तो बस यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 55 लीटर पोर्टेबल वाटर पर पर्सन पर डे 2024 तक का टारगेट है जल जीवन मिशन में, जिसमें गवर्नमेंट ने 2522 करोड़ 2020-21 के लिए दिया है। तो ये है गवर्नमेंट का। देखते हैं न्यूज़ में, सेंटर हैज़ अप्रूव एक्शन प्लान ऑफ राजस्थान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। जल शक्ति मिनिस्ट्री सैड आउट ऑफ ओवर 1 करोड़ हाउस होल्ड in a state, over 12 lakh household already been provided with a tap connection in 2021, जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया है। स्टेट और 20 लाख हाउस होल्ड विद वाटर टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगी। गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम जल जीवन मिशन एम टू प्रोवाइड 55 लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर पर पर्सन पर डे टू रूरल एरिया हाउस होल्ड country by 2024. Ministry said central government has approved fund of over 2,522 crore for implementation of Jal Jeevan mission in Rajasthan in 2021. The state has been asked to ensure speedy implementation of the program. It said Rajasthan has planned to provide potable water to 57 lakh people of the state residing in around 5,800 villages affected by fluoride, salinity, nitrogen, nitrate और iron,
The ministry said state has planned to provide potable water in all the 3,700 fluoride affected habitats by December 2020. तो ये उन्होंने दिया है इस जल जीवन मिशन में। 15th Finance Commission hold virtual meeting discuss issue confronting the commission now। तो 15th फाइनेंस कमीशन की वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में उन्होंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है जो कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से अराइज हुई है हमारे गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं अब कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक सिस्टम में आई है, जैसे इकोनॉमिक सिस्टम स्लो डाउन हो गई है एंड अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, धीरे धीरे लॉकडाउन को फेज मैनर्स में रिमूव कर रही है, हटा रही है। अब ये धीरे धीरे हटाने से क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ है। अब हम जब जानते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम धीरे धीरे हम एक्टिविटीज़ बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होगी। कई सारे इंडस्ट्रीज़ ऐसे हैं जो भी पूरे क्लोज पड़े हुए, कई सारे ऐसे हैं जो स्लोली स्टार्ट हुए और कई सारे ऐसे हैं जो प्रॉपरली स्टार्ट हो गए हैं। तो इस सिचुएशन में इनका कहना है 15th फाइनेंस कमीशन का कि कोरोना की वजह से बेसिकली क्या इम्पैक्ट आया है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में। फिजिकल पॉलिसी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अभी अनसर्टेन है, मतलब हम कितना जीडीपी ग्रोथ करेंगे नहीं करेंगे, कितना लॉस होगा, कितना हम रिकवर कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें अभी अनसर्टेन है, कुछ भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरा इन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स है जिन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ डाउनग्रेड हुआ है, तो जीडीपी रिडक्शन जो हुआ है उससे हम ग्रोथ कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ों में मीटिंग में डिस्कशन हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, टैक्स कलेक्शन बेसिकली असिमेट्रिक हुआ है। अब टैक्स कलेक्शन भी कम हुआ है एंड एक्सपेंडिचर्स भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो आपका धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली हर एक्टिविटी अब इंक्रीज़ हो रही है, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर्स भी बहुत ज़्यादा है एंड रेवेन्यू भी बहुत कम कलेक्ट हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट कैसे चीज़ों के साथ कोप अप करेगी, इन सारी चीज़ों में रिकमेंडेशंस के लिए 15th फाइनेंस कमीशन की बैठक हुई है। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है ये आपको ध्यान रखना है, और 15th फाइनेंस कमीशन कब से कब तक के लिए है, तो आपको ध्यान रखना है 15th फाइनेंस कमीशन 2015 से 2020 के लिए है और इनके अभी जो करंट चेयरपर्सन है, चेयरमैन है NK सिंह है। ठीक है, ये आपको इस न्यूज़ में ध्यान रखना है। बात करें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट टू लॉन्च आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम फ्रॉम जुलाई 1। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अभी एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है 1 जुलाई से, आदर्श पुलिस स्टेशन। अब आदर्श पुलिस स्टेशन मतलब एक ऐसा पुलिस स्टेशन उन्होंने बनाने के लिए कहा है, या ऐसे पुलिस स्टेशंस में जो कि कुछ क्राइटेरिया उन्होंने गवर्नमेंट ने रखी है, जो उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर पाएंगे उन पुलिस स्टेशंस को रिवार्ड दिया जाएगा। जिसमें उन्होंने कुछ क्राइटेरिया जो रखा है, जैसे कंडक्ट ऑफ अ पुलिस इंचार्ज और स्टाफ विद द जनरल पब्लिक, ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा कि कैसा कंडक्ट इंचार्ज का और पुलिस का है जनरल पब्लिक के साथ, ये एक मेज़र होगा। दूसरा मेज़र है गुड गवर्नेंस फॉर द विक्टिम्स, वुमेंस, चाइल्ड, जो अपनी प्रॉब्लम अपनी इश्यूज़ को खुलकर पुलिस के पास बता सके, तो कैसे कैसे इस तरह चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड को किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है, ये सारी चीज़ों पे भी ये ध्यान देंगे। एंड प्रिटी केसेस ऑफ द अगेंस्ट ट्राइबल्स ऑफ बस्तर के ट्राइबल्स के अगेंस्ट में केसेस मेजर है या माइनर है, इस चीज़ को गवर्नमेंट रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर केसेस माइनर है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो केस को विड्रॉल भी कर लिया जाएगा। इसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने ऑर्डर दे दिया है कि अगर केस सीरियस नहीं है इन केस ऑफ ट्राइब्स ऑफ बस्तर, तो उनको इमीडिएटली रिलीज़ कर दिया जाएगा, उनको रोका नहीं जाएगा। तो ये है, इसके बेसिस पे ही गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। ये कुछ उन्होंने पैरामीटर्स रखे हैं, इन 4-5 पैरामीटर के बेसिस पे कौन सा पुलिस स्टेशन आदर्श पुलिस स्टेशन है उसे रिवार्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पर दिया है फ्रॉम जुलाई 1 इन छत्तीसगढ़ एफर्ट विल मेड टू डेवलप ऑल पुलिस स्टेशन इन अ स्टेट टू आइडियल पुलिस स्टेशन
Corresponding report of Chhattisgarh government will launch Adarsh police station scheme from July 1. Certain parameters have been fixed and those police station meet these set criteria will be rewarded. These parameters include the conduct of the police station in charge and other staff with the general public. The environment of the police station should be such that victim, women, children can speak out their problem police station without fear, as well as maintenance of the record of the police station should be up to mark. Moreover, the state government has also decided to review and withdraw petty cases registered against tribe people in Bastar region of the state. DG of the police has instructed officials that those tribal persons who do not have a serious case registered against them should immediately be released. So ये है छत्तीसगढ़ का. तो यहाँ आपको ध्यान रखना है किस स्टेट ने लॉन्च किया है आदर्श पुलिस स्टेशन, छत्तीसगढ़ स्टेट ने लॉन्च किया है. इंडिया कॉल्स फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म टू रिस्टोर फेथ इन मीनिंगफुल इक्वल पार्टनरशिप. यहाँ पर सबसे पहले इस न्यूज़ में हम देखते हैं मल्टीलैटरलिज्म है क्या, फिर हम कवर करेंगे न्यूज़ में क्या कहा गया है. तो मल्टीलैटरलिज्म की अगर हम बात करें तो मल्टीलैटरलिज्म बेसिकली alliance of multiple countries for pursuing a common goal. दैट मीन्स किसी एक कॉमन उद्देश्य, एक सिंगल कॉमन उद्देश्य की पूरा करने के लिए जब दो या दो से ज़्यादा देश एक गुट में आके काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टीलैटरलिज्म. अगर समझना है तो एग्जांपल आप कह सकते हो वर्ल्ड बैंक है, यूएन है, आईएमएफ है, ठीक है, ये सारे जो है हमारे WHO है, ये सब मल्टीलैटरलिज्म एंटिटी, मल्टीलैटरल एंटिटीज़ के फॉर्म में आप समझ सकते हो. तब हम आते हैं न्यूज़ में. हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर रहे थे जो कि अलायंस फॉर मल्टीलैटरलिज्म था. इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि अब सारा वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मिंग मूवमेंट से गुजर रहा है, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट्स में हमें ज़रूरत है कि हम सभी मल्टीलैटरल एंटिटीज़ में सुधार करें या सुधार की ज़रूरत को ध्यान में दें. सुधार करने से होगा क्या कि ये जो मल्टीलैटरल एंटिटीज़ है, ये मौजूदा समय में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस टाइम पे अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक निष्पक्ष जांच और इन एंटिटीज़ में सुधार की आवश्यकता पूरा विश्व महसूस कर रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है. ये उनका यहाँ पर कहना था. साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि इस से होगा क्या, इस समय पे दो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, हम एक प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं. हमारी दो प्रॉब्लम्स में से एक है कोरोना पैंडमिक और दूसरा है मिस इन्फॉर्मेशन जो वायरल हो रही है. तो ये दोनों चीज़ों पर काम करने के लिए इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की निष्पक्ष जांच और सुधार की ज़रूरत हमें महसूस हो रही है, जिसके लिए हम आह्वान कर रहे हैं. ये एस जयशंकर जी का कहना था. अब देखते हैं न्यूज़. Asserting that the world stand at a transformative moment, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that a dispassionate security and reform of all multilateral entities were needed to make them purpose built for the current time and representative of these countries. तो यहाँ पर हमें इस पे ऑब्जेक्टिव बिल्ड करने की ज़रूरत है, टाइम को ध्यान में रखते हुए, टाइम के अकॉर्डिंग ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए. Addressing a virtual ministerial meeting of Alliance for Multilateralism yesterday, Dr. Shankar said that it is an imperial fact that every process and institution must evolve to meet the need of its time. He said, no institution, however important, can remain frozen at a moment of its foundation. तो उनके फाउंडेशन, उनके इवॉल्वेशन को ध्यान में रखते हुए, ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनमें चेंजेस की ज़रूरत है. द मिनिस्टर सैड दिस इज़ वाई इंडिया कंटिन्यू टू कॉल फॉर रिफॉर्मेट मल्टीलैटरलिज्म. इसीलिए इंडिया मल्टीलैटरलिज्म में रिफॉर्मेशन, नई चीज़ों को इन्वॉल्व करने के लिए कह रहा है. वन दैट इज़ रिलेवेंट फॉर द एज इन विच वी लिव्स, नॉट व्हेन दिस आर्किटेक्चर वॉज इरेक्टेड. डॉक्टर जयशंकर said the world is facing two prolonged attack of
अ पेंडेमिक एंड अ मिस इन्फॉर्मेशन गोइंग वायरल। तो इन चीज़ों को, ये दो प्रॉब्लम्स की वजह से अब हमें चेंजेस करना है, रिफॉर्म करना है हमारे अवेलेबल मल्टीलैटरलिज्म एंटिटीज़ को। ठीक है, क्लियर हुआ? आप चलिए नेक्स्ट। The three nations have been embroiled in a decade-long dispute over the operation of the dam and sharing of water. तीन देश हैं जो कि किसी डैम के ऑपरेशनलाइजेशन एंड शेयरिंग ऑफ वाटर के डिस्प्यूट में फंसे हुए थे और अब कुछ ही दिनों में ये डिस्प्यूट ख़त्म होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप एक इमेज यहाँ पर देख रहे हैं, एक डैम आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी डैम की बात हो रही है कि इस डैम को ऑपरेशनलाइज करना है और इसमें पानी की शेयरिंग उन तीन कंट्री के बीच में कैसे होगी, वो चीज़ों पे ये न्यूज़ बेसिकली है। तो ये न्यूज़ है हमारे अफ्रीका के। तो अफ्रीका के तीन कंट्रीज़ है, सूडान, इथोपिया और इजिप्ट। ठीक है, ये तीन कंट्रीज़ यहाँ पर शामिल है, ध्यान रखिएगा, सूडान, इथोपिया और इजिप्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी रिवर क्या है? नाइल रिवर। अब ये ध्यान रहे कि नाइल रिवर के दो ट्रिब्यूटरीज है, वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। ये दोनों जो रिवर्स हैं, वाइट और ब्लू नाइल, ये सूडान के कैपिटल खार्तूम, सूडान के कैपिटल खार्तूम में साउथ सूडान से एंटर होकर संगम में आती है, मतलब वाइट और ब्लू नाइल मिल जाती है खार्तूम में। तो खार्तूम में मिलने से पहले सदर्न पार्ट ऑफ सूडान से ये एंटर करती है, कहाँ पर? खार्तूम में। तो सदर्न पार्ट से एंटर होने के पहले ये दोनों रिवर आती है इथोपिया से। अब इथोपिया से होते हुए खार्तूम में आई, सदर्न पार्ट ऑफ सूडान से। अब धीरे धीरे ये फ्लो कर रही है नॉर्थ खार्तूम की तरफ। अब नॉर्थ खार्तूम से ये बाहर निकल जाती है इजिप्ट में। ठीक है, तो ये था मेन कॉन्टेक्स्ट। अब क्या हुआ कि इथोपिया वाले कह रहे हैं कि ब्लू नाइल पर हम एक डैम बनाएंगे। तभी इन्हें काउंटर करते हैं इजिप्ट वाले और कहते हैं कि ब्लू नाइल पर आप डैम नहीं बना सकते, क्योंकि ब्लू नाइल जहाँ से ओरिजिनेट हुई है, जहाँ से निकली है, वो है लेक ताना, और लेक ताना हमारे एरिया में है, तो आप उस पर डैम नहीं बना सकते। ऐसे सिचुएशन में ये डिस्प्यूट 9 साल लंबा डिस्प्यूट रहा है तीनों देशों के बीच में, इथोपिया, सूडान और इजिप्ट। और अब कुछ ही दिनों में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाला है। इन लोगों ने आपस में कंसेशन कर लिया है, कंसेस कर लिया है कि अब किस तरह से डैम ऑपरेशनलाइज होगा एंड उनके बीच का पानी किस तरह से शेयर किया जाएगा। ये एग्जैक्टली ये न्यूज़ है। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कौन से तीन कंट्री, कौन सा इशू है, डैम के पानी और डैम का ऑपरेशन का इशू है। रीज़न समझ में आ गया, हिस्ट्री समझ में आ गया कि भाई प्रॉब्लम क्या था। एक 9 साल पुराना ये डिस्प्यूट है जो अब आगे कुछ ही हफ्तों में रिजॉल्व होने वाला है। 27 जून माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डे। तो 27 जून को ऑब्जर्व किया जाता है एमएसएमई डे। 6 अप्रैल 2017 में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि एवरी ईयर 27 जून को एमएसएमई डे ऑब्जर्व किया जाएगा। सो 27 जून एमएसएमई डे 2017 से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं एंड 2020 में ये 4th एडिशन है एमएसएमई डे का। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है एमएसएमई डे को ऑब्जर्व करने का। मेन इम्पॉर्टेंस गवर्नमेंट दे रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। विश्व के सारे गवर्नमेंट बेसिकली ये चाह रहे हैं कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जिसमें हम प्रमोट करें इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को, जिससे फर्दर हम एम्फसाइज और रिकग्नाइज कर रहे हैं एमएसएमई सेक्टर्स को। इससे क्या होगा, फॉर्मलाइज और ग्रोथ होगा एमएसएमई सेक्टर का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में। जैसा कि हम सभी जानते हैं एमएसएमई सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है किसी भी मेजर इकोनॉमी के लिए, बैकबोन है ये किसी भी मेजर इकोनॉमी का, है ना। उसी लिए इंटरनेशनल काउंसिल के अकॉर्डिंग 50% ऑफ जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है एमएसएमई सेक्टर। 70% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है एमएसएमई सेक्टर, जिसमें बेसिकली वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है एमएसएमई डे का। संकल्प पर्व ऑन कॉल ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फ्रॉम 28 जून टू 12 जुलाई।
जैसे कि हम बात कर रहे हैं संकल्प पर्व की, संकल्प पर्व का आह्वान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कल्चर मिनिस्टर एग्जीक्यूट करेगा। अब समझते हैं संकल्प पर्व है क्या। बेसिकली कल्चरल मिनिस्ट्री ने 27 जून 2020 को ये अनाउंस किया है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम 2 हफ्ते का एक ट्री प्लांटेशन कैंपेन चला रहे हैं जिसका नाम संकल्प पर्व होगा, जो 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक चलेगा। इसमें बेसिकली हम सभी जानते हैं कोविड-19 पैंडेमिक के सिचुएशन में क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट हम सबके लिए कितनी ज़रूरी है। इसीलिए मिनिस्ट्री ने संकल्प पर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें कल्चर मिनिस्ट्री ने एडवाइस किया है, रिकमेंड किया है कि आप 5 टाइप के पौधे जैसे अशोक, आंवला, बेल, बरगद और पीपल टाइप के पेड़ को प्लांट करेंगे, लगाएंगे, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे इंडिया के हर्बल हेरिटेज को। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि सारे लोग, देश के सारे लोग इस कैंपेन से जुड़ सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री के जितने ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, वहाँ के सभी एम्प्लॉय एटलीस्ट इनमें से कोई एक पौधा लगाएगा। अगर ये पौधे अवेलेबल नहीं हैं तो वो अपनी चॉइस का कोई भी एक पौधा लगा सकते हैं। साथ ही साथ उस पौधों की देखरेख करना, उनके बढ़ते तक उनके साथ रहना, उनकी सेवा करना पड़ेगा और इस पौधे से हमारा इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना होगा। 3.5 million houses handed over to beneficiaries under PMAYU, highlights from 5 years of PMAYU, SCM and Amurth। बेसिकली इस न्यूज़ में हमें 3 योजनाओं पर फोकस करना है, उनका कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है, क्या आउटकम आया है, क्या अचीवमेंट हुए हैं इन 5 सालों में, ये इस न्यूज़ में कवर किया गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक योजनाओं को और उनके आउटकम एंड प्रोग्रेस को। 25 जून 2020 में एक वेबिनार के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लास्ट 5 ईयर में जो 3 प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं उनकी समीक्षा की गई है, जिसमें उन्होंने तीनों योजनाओं के प्रोग्रेस, अचीवमेंट और आउटकम्स पर डिस्कशन किया है और बताया है देश को कि कहाँ तक क्या काम हुआ है। यहाँ पर पहला जो योजना है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ आमूर्त। ये मिशन बेसिकली 5 साल पहले यानी 2015 पे लॉन्च किया गया था, जून 2015 में। इसमें कहा गया है कि ये योजना अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली 60% अर्बन पॉपुलेशन को कवर करेगी। इस योजना में गवर्नमेंट ने 77,640 करोड़ इन्वेस्ट किया है, जिसमें से 75,829 करोड़ ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है, दे दिया गया है। एंड ये जो प्रोजेक्ट है आमूर्त, इसमें ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सीवेज एंड सीपेज के करेक्शन के लिए एंड एनर्जी इफ़िशिएंट एलईडी स्ट्रीट लाइट को, एलईडी लाइट्स को लगाने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें OBPS ऑनलाइन बिलिंग परमिशन सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट किया गया है। तो बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए AMRUT का फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें 60% अर्बन पॉपुलेशन को कवर किया जाएगा। क्या फैसिलिटीज़ दी जाएगी? ड्रिंकिंग वाटर, सीवेज एंड सीपेज, इफ़िशिएंट एनर्जी इफ़िशिएंट एलईडी लाइट्स। प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्टिंग है 77,640 करोड़, जिसमें से 75,829 करोड़ ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो देखते हैं इसमें द मिशन कवर मोर देन 60% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। 77,640 crore has been approved for the project under the annual action plan, out of which 75,829 is sanctioned to the date. ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए प्रोजेक्ट में 39,011 करोड़ अलोकेट किया गया है, जो कि 1.39 करोड़ हाउस होल्ड्स को फैसिलिटीज़ देगा। सीवेज एंड सीपेज के लिए प्रोजेक्ट में 32,546 करोड़ का एलोकेशन है, जो कि 1.45 करोड़ हाउस होल्ड के लिए सपोर्टिव है। एनर्जी इफ़िशिएंट एलईडी स्ट्रीट लाइट जो है रिप्लेस्ड करेंगे 76 लाख कन्वेंशन स्ट्रीट लाइट को, जो कि रिडक्शन होगा, जिसमें
13 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर एनम। तो ध्यान रखिएगा 13 लाख कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा क्योंकि अब हम एलईडी लाइट्स का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ इस योजना के तहत ऑनलाइन बिलिंग परमिशन सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके अलावा 2 योजनाएं जो SCM है, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन में गवर्नमेंट ने टोटल 1,66,000 करोड़ रुपए लगाए हैं, जिसमें से 1,25,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इसमें 1,000 नए टेंडर्स और दिए जा रहे हैं, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 32,500 करोड़ की होगी। इसके अलावा 1000 प्रोजेक्ट और ऑलरेडी कवर किए गए हैं, जिसमें 36,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इसके अंदर इंटीग्रेटेड कंपाउंड कंट्रोल सेंटर्स लगाए गए हैं, जिसके थ्रू इवैल्यूएट किया जाएगा कि प्रोजेक्ट और टेंडर का प्रोग्रेस कहाँ तक हुआ है, प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो मॉनिटरिंग के लिए ICCC दैट इज़ इंटीग्रेटेड कंपाउंड कंट्रोल सेंटर स्टेब्लिश किए गए हैं। इसके अलावा ट्यूलिप, अगर आप कभी सुने होंगे TULIP, ट्यूलिप भी इसी में स्मार्ट सिटी के अंदर ही कवर किया जा रहा है, जिसको एक्सपैंड करें तो अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम को भी स्मार्ट सिटी मिशन में इंक्लूड किया गया है। और जो नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, दैट इज़ यू जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो अर्बन एरिया में आवास जो दिया जा रहा है लोगों को, इसके अंदर गवर्नमेंट ने 1.12 करोड़ हाउसेस 5 ईयर पे कंप्लीट करके देने का प्लान रखा था। मतलब 2022 तक 1.12 करोड़ हाउसेस गरीब लोगों को दिया जाएगा, जिसमें 35 लाख मकानें अभी तक बनाकर डिलीवर कर दी गई है गरीबों को, जिसमें से अभी 65 लाख और बचा हुआ है, जिन्हें 2022 तक कंप्लीट करने का टारगेट गवर्नमेंट ने लिया है। तो गवर्नमेंट ने कहा है 2022 तक सभी को अफोर्डेबल प्राइस पर एटलीस्ट 1.12 करोड़ लोगों को ये घर दिया जाएगा, जो आता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन और अमूर्त अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था। और ये सारी योजनाएं अब 5 साल कंप्लीट कर चुकी है, जिसकी समीक्षा की गई है इस न्यूज़ में। Indigenously developed टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम इंडक्टेड बाय इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने अब हम इंडिजीनियसली डेवलप्ड, यानी हमने भारतीयों ने डेवलप किया है इंडिजीनियसली डेवलप्ड टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम, जिससे अब हमारा एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आइए बात करते हैं टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम के बारे में। तो इंडियन नेवी ने अभी शामिल किया है मिराज केपेबल एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम को 26 जून को इंडियन नेवी में, जिससे बूस्ट हो जाता है इंडियन नेवी के एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटीज़। अब ये टॉर्पेडो है क्या? टॉर्पेडो एक सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर मिसाइल है, जिसे हम लॉन्च कर सकते हैं सरफेस वेसल से, सबमरीन से, एरोप्लेन से। जब भी ये अटैक करेगा तो टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम कैसे काम करेगा? सबसे पहले ये डिटेक्ट करेगा टॉर्पेडो को, उसके बाद ये अप्लाई करेगा काउंटर मेजर्स को, जो कि रिक्वायर होता है प्रोटेक्शन ऑफ नेवल प्लेटफॉर्म को। इस टॉर्पेडो सिस्टम को, एडवांस टॉर्पेडो सिस्टम को डेवलप करने के लिए 2 लेबोरेटरीज़ ने काम किया है, जिसमें से नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी एंड नेशनल फिजिक्स एंड ओशिनोग्राफी लेबोरेटरी, इन दोनों के एफर्ट से ये इंडिजीनियस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम डिज़ाइन किया गया है एंड इम्प्लीमेंट किया गया है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये एडवांस टॉर्पेडो सिस्टम प्रोडक्शन जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कर रहा है, ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। एंड लास्ट पैराग्राफ में दिया है द सक्सेसफुल इंडक्शन ऑफ द एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम हैज़ provided a massive boost to Make in India initiative. The success of the indigenous developed defense technology will act as a confidence building measures for entire domestic defense industry of the country, which further will help in building
एंड आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए ये हमारा एक सफल प्रयास रहा है, जिससे हमारी एंटायर डिफेंस इंडस्ट्री कंट्री में फॉर द आत्मनिर्भर भारत के लिए काम कर रही है। विनी महाजन बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। तो इस न्यूज़ में हमें ये देखना है कि एक नया अपॉइंटमेंट हुआ है चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब का। तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब विनी महाजन, द फर्स्ट फीमेल विनी महाजन टू बी चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब। अब यहाँ ध्यान रखना है विनी महाजन ने किनको रिप्लेस किया है, करण अवतार सिंह को। करण अवतार सिंह अब स्पेशल सेक्रेटरी है फॉर द गवर्नमेंट रिफॉर्म्स में, ठीक है। अब इनके अलावा अगर हम बात करें तो विनी महाजन पहले भी फर्स्ट फीमेल डिप्टी कमिश्नर रही है रोपर डिस्ट्रिक्ट के 1995 में, डायरेक्टर रही है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स में 2004 और 2005 में। अब अगर हम इनके एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो इन्होंने ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स में लेडी श्री राम कॉलेज DU से, पीजी किया है इन्होंने IIM कोलकाता से, और ये 1987 बैच की इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बैच की है, मतलब IAS इन्होंने 1987 बैच में थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा।